Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. This is third lecture of chapter number 7. Today we will start with topic instruction pipeline. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता था उसकी हम पाइपलाइनिंग किस तरीके से कर रहे थे ताकि हमारा ओवरऑल प्रोसेस कम टाइम में हो सके। इसी तरह आज हम देखेंगे किस तरह से हम जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की पूरी साइकिल होती है उसकी पाइपलाइनिंग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। We know that instruction cycle involves various subcycles such as fetch, decode, execute, and store. These subcycles for several instructions are performed simultaneously to reduce overall processing time. ठीक है, जो एक टिपिकल इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है उनमें अलग अलग सब साइकिल्स परफॉर्म हो रही होती है। सबसे पहली साइकिल होती है फैच साइकिल सब साइकिल। फैच सब साइकिल में क्या करते हैं, हम मेमोरी में से जो इंस्ट्रक्शन होता है वो फैच करते हैं या रिट्रीव करते हैं। ठीक है, सेकेंड सब साइकिल होती है डिकोड की। डिकोडिंग सब साइकिल में हम क्या करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन आ रहा होता है उसमें से ऑपरेशन कोड या ऑप कोड को डिकोड करते हैं ताकि प्रोसेसर यूज़ कर सके। फिर थर्ड सब साइकिल एग्जीक्यूट वाली होती है जिसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस आ रहा होता है वो एग्जीक्यूट करते हैं जो ऑपरेंड होता है उसके साथ। और लास्ट सब साइकिल में हम जो रिजल्ट जनरेट होता है उसको स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करवा रहे होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की पाइपलाइनिंग करने के लिए हम ये जो सारी प्रोसेस हो रही होती है कि पाइपलाइनिंग कर देते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग बोलते हैं। Apply the concept of instruction pipelining. We must subdivide instruction processing in number of stages segments as given below. ठीक है, अब पाइपलाइनिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अलग अलग पूरे जो ऑपरेशन होता है उसको स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे और हर एक स्टेज का एक यूनिक काम होगा, उसके सिवा वो और कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो पूरे इंस्ट्रक्शन साइकिल थी उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। स्टेज 1 जिसको S1 से डिनोट करते हैं वो फैच स्टेज होता है। वो करता क्या है, रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, फैच स्टेज में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर्ड होगा उसको हम रीड करेंगे। सेकेंड स्टेज में हम डिकोड करते हैं, डिकोड द ऑपकोड एंड फैच सोर्स ऑपरेंड इफ नेसेसरी। ठीक है, अगर मेरा ऑपरेशन इस तरह का होगा जिसमें ऑपरेंड्स या डेटा की ज़रूरत होगी तो वो डेटा को मैं सेकेंड स्टेज में ही ले लूँगा, साथ ही साथ ऑपकोड को डिकोड करूँगा। थर्ड स्टेज होता है एग्जीक्यूट का, परफॉर्म द ऑपरेशन स्पेसिफाइड द बाय द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को जब मैं डिकोड करता हूँ उसके बाद मेरे को पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है और वो ऑपरेशन मैं थर्ड स्टेज में परफॉर्म करूँगा। और लास्ट स्टेज होता है स्टोर वाला। ठीक है, स्टोर द रिजल्ट इन द डेस्टिनेशन का मतलब हुआ जो रिजल्ट जनरेट होगा हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डेटा पे, उस रिजल्ट को एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे स्टोर करवाना है। तो मैंने पूरे इंस्ट्रक्शन साइकिल को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है और इसी की मैं पाइपलाइनिंग करूँगा। हियर इंस्ट्रक्शन processing is divided into 4 stages, hence it is known as 4 stage instruction pipeline। क्योंकि हमने पूरे साइकिल को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है तो इसको हम 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन बोलते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि प्रोसेसिंग को और फास्ट करने के लिए हम नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा देते हैं कि वैसे 5 स्टेज 6 स्टेज 7 स्टेज तक इंस्ट्रक्शन की पाइपलाइनिंग होती है, तो वो आगे देखेंगे हम। With this subdivision, assuming equal duration for each stage, we can reduce execution time for 4 instructions from 16 time to 7 time। ठीक है, अब एक इंस्ट्रक्शन में मेरे को 4 स्टेजेस लग रहे हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास 4 इंस्ट्रक्शन होगा तो मेरे को टोटल 14 16 टाइम्स लगेगा मेरे को। ठीक है, अगर मैं पाइपलाइनिंग कर दूंगा तो जो मेरे को 16 यूनिट टाइम लग रहा था उसकी जगह सिर्फ 7 यूनिट टाइम लगेगा। वो कैसे होगा वो हम
ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देखो फिगर में आप देख सकते हो, ऊपर क्लॉक साइकिल्स दी है। ठीक है, टोटल 1 2 3 8 साइकिल्स दिखाई हुई है। और I1 I2 I3 I4 ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले जो पहली क्लॉक साइकिल होती है उसमें हम जो पहला इंस्ट्रक्शन होता है उसका पैच वाला स्टेज एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, फिर जो सेकंड क्लॉक साइकिल आएगी उसमें मैं क्या करूँगा, जो पहला इंस्ट्रक्शन होगा उसको मैं डिकोड करूँगा, और साथ ही साथ जो सेकंड इंस्ट्रक्शन होगा उसको मैं पैच करूँगा। तो यहाँ मैं एक साथ दो काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं। थर्ड साइकिल में क्या होगा, पहला इंस्ट्रक्शन था उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, जबकि दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है उसको मैं डिकोड करूँगा, और साइमल्टेनियसली जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है उसको मैं मेमोरी में से फैच करवाऊँगा। तो तीसरी साइकिल में तीन स्टेजेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं अलग अलग इंस्ट्रक्शन के। और फोर्थ साइकिल में क्या हो जाएगा, सबसे पहला वाला इंस्ट्रक्शन था उसका जो रिजल्ट जनरेट हुआ उसको मैं स्टोर करवाऊंगा डेस्टिनेशन पे, सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन को डिकोड करूंगा, और फोर्थ इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से फैच करवाऊंगा। तो यहाँ मैक्सिमम अगर 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग हो रही है तो मैक्सिमम कोई भी साइकिल में 4 पर स्टेजेस एक साथ परफॉर्म होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर फिफ्थ साइकिल में क्या होगा, पहला इंस्ट्रक्शन तो खत्म हो गया। ठीक है, उसके सारे ऑपरेशंस खत्म हो गए, चारों स्टेज। अब फिफ्थ साइकिल में जो सेकंड इंस्ट्रक्शन होगा उसका रिजल्ट को मैं स्टोर करवाऊंगा, इसी टाइम पे थर्ड इंस्ट्रक्शन के को एग्जीक्यूट करवाऊंगा उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और फोर्थ इंस्ट्रक्शन को डिकोड करूंगा। अब सिक्स साइकिल में क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इंस्ट्रक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो सिक्स साइकिल में इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के रिजल्ट को मैं स्टोर करवाऊंगा, और इंस्ट्रक्शन नंबर 4 के एग्जीक्यूट करवाऊंगा उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और सेवन्थ साइकिल में क्या होगा, सिर्फ जो फोर्थ नंबर का इंस्ट्रक्शन था उसके रिजल्ट को स्टोर करवाऊंगा। अगर मैं सिंपल पाइपलाइनिंग नहीं करता तो मेरे को 4 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने में टोटल 4 × 4 16 साइकिल्स लगती, मगर मैंने पाइपलाइनिंग की है इसलिए ये काम 7 साइकिल्स में ही हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है, और जो टाइम लग रहा होता है इंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने में वो डिक्रीज हो जाता है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, अब हमने देखा जो हमारा प्रोसेसर था एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा है, दूसरे इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा है, तीसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, चौथे का रिजल्ट को स्टोर कर रहा है। उसके लिए मेरे को 4 अलग अलग यूनिट चाहिए होगी, और ये यूनिट एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगी। जैसे एक यूनिट मैं डेडिकेट कर दूंगा फैच के लिए, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फैच करेगी। दूसरी एक एन यूनिट बना दूंगा जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगी। ठीक है, तो एक थर्ड यूनिट बना दूंगा जो सिर्फ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगी, उसके सिवा उसका कोई काम नहीं होगा। और एक और यूनिट बना दूंगा जो रिजल्ट को स्टोर करवाएगी। ठीक है, तो ये एक टिपिकल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन है 4 स्टेज सेगमेंट का। ठीक है, हमको 4 इंडिपेंडेंट यूनिट चाहिए होंगी जो एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट हो और अपना काम कर सकें। के लिए हम बफर्स यूज़ करते हैं। बफर्स बेसिकली क्या होता है, रजिस्टर्स ही होते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, मगर आगे वाले और पीछे वाले स्टेज को वो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, और ना कि एक स्टेज का इफ़ेक्ट दूसरे स्टेज में जाने देते हैं। ये काम होता है बफर का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंस्ट्रक्शन की पाइपलाइनिंग होती है, और ये एक हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फैच इंस्ट्रक्शन है, वहाँ से डेटा कंप्लीट होकर B1 वाले बफर में जाएगा, वहाँ से डिकोड इंस्ट्रक्शन वाले यूनिट में जाएगा, फिर सेकंड बफर होते हुए एग्जीक्यूट ऑपरेशन में जाएगा, और लास्ट में बफर होते हुए स्टोर रिजल्ट में आएगा, और ऑपरेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है पाइपलाइन कन्फ्लिक्ट्स। अब स्टूडेंट्स हमने जब इंस्ट्रक्शन की पाइपलाइनिंग की थी
तो उसमें हम अज्यूम करते थे कि हर एक स्टेज एक स्पेसिफिक टाइम में अपना काम पूरा कर दे रहा है ताकि दूसरे स्टेज को डेटा टाइम पे मिल जाए। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो नहीं पाता है। में होता क्या है कि हम कोई एक पर्टिकुलर स्टेज अपने जो स्पेसिफाइड टाइम होता है उससे ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आगे के स्टेजेस हैं अगर उस पर डिपेंडेंट होंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो इस सिचुएशन को हम पाइपलाइन कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं टोटल 4 स्टेजेस हैं, है ना। सपोज फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन तो टाइम पे हो गया जितना टाइम था, मगर जो एग्जीक्यूशन वाला था, जब प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने जा रहा था इंस्ट्रक्शन को, उसको कोई एक रैंडम इंटरप्ट आ जाता है जिसकी वजह से उसको जो नॉर्मल टी टाइम लग रहा था उसको एग्जीक्यूट करने में, उससे ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जो स्टोर रिजल्ट वाला यूनिट है वो तो बैठी रहेगी कि कब मेरे पास डेटा आएगा तब जाके मैं स्टोर करूँगा। तो इसमें ये चांसेस भी हो सकता है कि वो डेटा आएगा ही नहीं, उससे पहले ही वो कुछ ब्लैंक वैल्यू स्टोर करवा देगी। ठीक है, तो ये एक एरर सिचुएशन हो जाएगी। तो इसको हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं एक तरह का। ठीक है, मतलब कुछ अब नॉर्मल सिचुएशन खड़ी हो जा रही है, क्योंकि ये पाइपलाइनिंग में हो रही है इसलिए इसको हम पाइपलाइन कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। मेनली जो पाइपलाइन कन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो 3 चीज़ की वजह से होती हैं। सबसे पहला है रिसोर्स कन्फ्लिक्ट, दूसरा है डेटा डिपेंडेंसी कन्फ्लिक्ट, और तीसरा है ब्रांच कन्फ्लिक्ट्स। अब नाम से ही हम समझ सकते हैं कि रिसोर्स कन्फ्लिक्ट में कुछ रिसोर्स की वजह से कन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा होगा। सेकेंड, डेटा डिपेंडेंसी में क्या होगा, आगे वाले स्टेजेस के डेटा पे डिपेंड करेगा हमारा प्रेजेंट स्टेज, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट खड़ा होगा। और थर्ड में ब्रांचिंग की वजह से कन्फ्लिक्ट हो रही होगी। इसको अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला कन्फ्लिक्ट था रिसोर्स कन्फ्लिक्ट। द परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर डिपेंड्स ऑन वेदर द फंक्शनल यूनिट्स आर पाइपलाइंड एंड वेदर दे आर मल्टीपल execution units to allow all possible combination of instructions in the pipeline. If for some combination pipeline has to be stalled to avoid resource conflicts, then there is a structural hazard. ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है कि कितने सिचुएशन में हमको कन्फ्लिक्ट को बंद करवाने के लिए हम पूरे ऑपरेशन को स्टॉल करवा देते हैं, उसके वजह से एक स्ट्रक्चरल हैजार्ड क्रिएट हो सकता है। ठीक है, in other words, we can say that when two instructions require use of given hardware resource at the same time, structural hazard occurs. ठीक है, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट में क्या हो जाएगा, सेम इंस्ट्रक्शन, कोई भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को सेम ही हार्डवेयर रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मगर हम तो एक रिसोर्स को सिर्फ एक टाइम पे एक ही डिवाइस को दे सकते हैं, तो वो एक तरह का हजार्ड हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन केस इन विच दिस हजार्ड में अराइज इज इन एक्सेस टू मेमोरी। ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है एक्सेस टू मेमोरी। अब एक साथ एक इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि मेरे को फैच करवाना है मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन, साइमल्टेनियसली अगर दूसरा इंस्ट्रक्शन भी बोलेगा मेरे को फैच करवाना है, तो उसके वजह से रिसोर्स कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, वन इंस्ट्रक्शन में नीड टू एक्सेस मेमोरी for storage of result while another instruction or operand need is been fetched। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हुआ कि एक डिवाइस एक इंस्ट्रक्शन बोलेगा कि मेरे को जो मेरा रिजल्ट जनरेट हुआ है एग्जीक्यूशन के बाद उसको मेमोरी में स्टोर करवाना है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन का हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से फैच करवा रहे होंगे। इस कंडीशन में रिसोर्स कन्फ्लिक्ट आ जाती है। Instructions and data reside in same cache unit. Only one instruction can proceed and other instruction is delayed. To avoid such type of conflicts, many processors use separate caches for instruction and data. तो हमारा जो रिसोर्स कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कैच मेमोरी होती है उसको अलग अलग यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शन के लिए अलग कैश और डेटा के लिए अलग कैश मेमोरी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैसे ये कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटा डिपेंडेंसी कन्फ्लिक्ट। व्हेन
Either the source or destination operands of instructions are not available at the time expected in pipeline, and as a result pipeline is stalled. We say such situation is a data hazard or data conflict. ठीक है, अब मैं जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को जो डेटा होता है, वो जो सोर्स डेटा होता है वो भी चाहिए होता है, और जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है वो भी चाहिए होता है। मगर किसी कारण की वजह से हमको नहीं मिलेगा तो मेरे को पूरी प्रोसेस को स्टॉल करवानी पड़ेगी, मतलब पॉज करवानी पड़ेगी। बिना डेटा तो मैं एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकता हूँ। तो उस सिचुएशन को हम डेटा हजार्ड या डेटा कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, consider a program with two instructions I1 followed by I2. When this program is executed in pipeline, the execution of these two instructions can be performed concurrently. ठीक है, सपोज दो इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास I1 और I2, उसको हम concurrently एग्जीक्यूट कर रहे हैं। In such a case, the result of I1 may not be available for execution of I2. The result of I2 is dependent on result of I1. We may get incorrect result if both are executed concurrently. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर I2 का रिजल्ट I1 के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा तो हम उसको अगर साइमल्टेनियसली करवाएंगे तो वो एरर जनरेट कर सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम ए इज इक्वल्स टू 5 इन द फॉलोइंग टू ऑपरेशन। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन है वो क्या बोल रहा है, ए में 5 ऐड करो और ए के अंदर स्टोर करवा दो। और दूसरा इंस्ट्रक्शन बोल रहा है ए में जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और बी रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, when these two operations are performed in a given order one after the other, we get result is equals to 30। ठीक है, सिंपल अपने करेंगे। ए की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 5 15 होता है, ए के अंदर 15 हो गया। फिर 15 टू ज़ा 30, तो बी की वैल्यू 30 आनी चाहिए। बट इफ दे आर परफॉर्म कॉन्करेंटली, द वैल्यू ऑफ ए यूज्ड कंप्यूटिंग बी वुड बी ओरिजिनल वैल्यू 10, लीडिंग टू एन इनकरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, सेपरेटली जब I1 और I2 को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो मेरा ओरिजिनल आंसर 30 आ रहा था। अगर उनको मैं कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, ए की वैल्यू 15 हो उससे पहले ही बी वैल्यू ले लेगा, 10 ही ले लेगा, तो 10 इंटू 2 20 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू 20 होगी। हमारा ओरिजिनल आंसर तो 30 था, तो इसके वजह से एरर होगा। इसको हम डेटा कन्फ्लिक्ट या डेटा डिपेंडेंसी कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, in this case data used in I2 depend on result of I1. Conflict due to such situation is called data conflict or data dependent conflict. To avoid incorrect results, we have to execute dependent instructions one after other। ठीक है, जो डेटा डिपेंडेंसी कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटरडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि कॉन्करेंटली। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरे को जो एक्सपेक्टेड डेटा चाहिए होगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी करंट प्रोसेस चालू नहीं करूँगा। जैसे ही डेटा मिलेगा उसके बाद ही मैं अपनी करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, इसकी वजह से एरर नहीं जनरेट हो जाएगा। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the read and write a shared variables by different instructions in a pipeline may lead to different results, causing data dependent conflicts if these instructions are executed out of order। ठीक है, वही बोल रहा है, अगर हम ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो डेटा रिजल्ट में एरर आ सकता है। ठीक है, और इसी तरह लास्ट वाला कन्फ्लिक्ट होता है ब्रांच कन्फ्लिक्ट। They arise while pipelining branch and other instructions that change the contents of program counter। ठीक है, ब्रांच कन्फ्लिक्ट कब होता है, जब पाइपलाइनिंग में ब्रांचिंग आ रही होती है या ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा होता है जो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को ही चेंज कर देता है। उस
लास्ट टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होता है ब्रांच कॉन्फ्लिक्ट या ब्रांच डिफिकल्टी। They arise while pipelining branch and other instructions that change the contents of program counter. Okay? ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट्स चेंज होता है उसके वजह से ब्रांचिंग डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट वे टू हैंडल दिस conflict is to stall the pipeline. Stalling of pipeline allows few instructions to proceed to completion while stopping the execution of those, which results in conflict. ब्रांचिंग डिफ़िकल्टीज होती हैं या कन्फ्लिक्ट होती हैं, उनका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉलिंग कर देते हैं प्रोसेस की। जिनमें कन्फ्लिक्ट्स खड़े हो रहे होते हैं उसको उस प्रोसेस को हम स्टॉप करवा देते हैं और उसके पहले के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट होने देते हैं, ताकि जो कन्फ्लिक्ट करवाने वाले स्टेज होंगे वो कन्फ्लिक्ट खड़े ही नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ब्रांच डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो जाती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स मेजरली 3 तरह की होती है। अगर रिसोर्स की वजह से स्टॉलिंग करवानी पड़ेगी तो वो रिसोर्स कन्फ्लिक्ट होगा। फिर अगर डेटा आगे के डेटा पे मेरा अगर प्रेजेंट स्टेट डिपेंड कर रहा होगा तो उसको हम डेटा डिपेंडेंसी कन्फ्लिक्ट बोलेंगे। और लास्ट में होता है ब्रांच कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोसेस। A vector processor or array processor is a CPU design where instruction set includes operation that can perform mathematical operations on multiple data elements simultaneously. ठीक है, वेक्टर प्रोसेसर में क्या होता है, हमारे ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट्स अवेलेबल होते हैं जो एक टाइम पे मल्टीपल डेटा पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। This is in contrast to scalar processor which handles one element at a time using multiple instructions. ठीक है, vast majority of CPUs are scalar. Vector processors were common in scientific computing area where they formed the basis of most supercomputers. ठीक है, कमर्शियली जितने भी कंप्यूटर्स मिलते हैं वो सारे स्केलर प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, जबकि जो साइंटिफिक या रिसर्च फील्ड में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स, वो सारे वेक्टर प्रोसेसर्स होते हैं। उनके अंदर एक टाइम पे डिफरेंट मैथमेटिकल डेटा पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, द नीड टू इंक्रीज computational power is never ending requirement. Scientific and research areas computations involved are quite extensive and hence high power computers are must. ठीक है, रिसर्च एरिया में हमको हाई स्पीड कंप्यूटर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। द एरियाज लाइक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, एरोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, न्यूक्लियर रिसर्च, टोमोग्राफ, VLSI डिज़ाइन, AI can have data in form of matrices which suits vector processors to process it at high speed. ठीक है, ये सारे फील्ड्स में जो डेटा होता है इन द मैट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है, मतलब डेटा सिक्वेंशियली या अरे के फॉर्म में नहीं होगा, उसकी जगह डेटा को हम रोज और कॉलम्स में लिख देते हैं। और जो वेक्टर प्रोसेसर होते हैं उसको वो उस तरह के डेटा को इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ इट आर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोसेसर्स और सुपर कंप्यूटर्स कौन से एरिया में यूज़ होते हैं। इन रडार एंड सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेस और अंडर वाटर टारगेट्स, in remote sensing for Earth resources exploration, in computational wind tunnel experiments, in 3D stop action computer assisted tomography, weather forecasting, मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, ये सारे फील्ड में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे बल्क में डेटा अवेलेबल होता है और उसको फटाफट प्रोसेस करके टाइमली आउटपुट जनरेट करना होता है। इसके लिए हम सुपर कंप्यूटर्स इन फील्ड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोसेसिंग। अब हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोसेसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अ वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, एक सिंपल ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। अ वेक्टर ऑपरेंड कंटेन्स एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन एलिमेंट्स वेर एन इज कॉल्ड लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, जितने एलिमेंट होंगे उतने ही उसकी वेक्टर की लेंथ होगी। ईच एलिमेंट
in a vector is a scalar quantity which may be floating point number, an integer, a logical value or a character of byte size. Okay? जो वेक्टर के अंदर एलिमेंट होते हैं वो स्केलर होते हैं और वो चाहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, लॉजिकल वैल्यू हो सकती है या एक कैरेक्टर हो सकता है एक बाइट का. ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इन वेक्टर प्रोसेसिंग टू सक्सेसिव पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रोसेस्ड ईच क्लॉक पीरियड. ठीक है. Dual vector pipes and dual set of vector functional units allow two pairs of elements to be processed during the same clock period. तो वेक्टर प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक क्लॉक पीरियड में हम दो प्रोसेस को प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है. As each pair of operations is completed, the results are delivered to appropriate elements of the result register. The operation continues until the number of elements processed is equal to count specified the vector length register. ठीक है. ये करता क्या है, एक टाइम पे दो दो प्रोसेस को कंप्लीट करता है. और कब तक करता रहेगा, जितने एलिमेंट्स होंगे वेक्टर में उतने, जब तक काउंट पूरा पहुंच नहीं जाएगा तब तक वो प्रोसेस करेगा. ठीक है. एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं ए और बी का. ठीक है. ए के अंदर 50 एलिमेंट्स है, 1 से लेके 50. बी के अंदर वैसे ही 1 से लेके 50 हैं. तो उनका जो रिजल्ट जनरेट होगा वो भी 1 से लेके 50 तक के लिए होगा. दिस vector instruction includes initial address of two source operands, one destination operand. ठीक है. ए और बी हमारा सोर्स ऑपरेंड है और सी हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड है. द लेंथ ऑफ वेक्टर्स एंड ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड. अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. Vector instructions are classified into four basic types. वेक्टर इंस्ट्रक्शन चार बेसिक टाइप के होते हैं. सबसे पहला F1 V2 V, F1 V2 S, F3 V cross V2 V, F4 V cross S2 V, where V indicates vector operand and S indicates scalar operand. ठीक है. तो कौन से चार तरह के होंगे, एक तो वेक्टर से वेक्टर में जा रहे हैं, फिर वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा, वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होगा और वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. The operations F1 and F2 are unary operations such as vector square root, vector sign, vector complement, vector summation, and so on. On the other hand, operation F3 and F4 are binary operations such as vector add, vector multiply, vector scalar add, and so on. ठीक है. तो आप पहले दो ऑपरेशन देख रहे हैं F1 और F2, वो यूनिनरी ऑपरेशन बोलते हैं. उसमें हमको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है. जैसे कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर वैल्यू का मेरे को साइन निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ये सारे यूनिनरी ऑपरेशन होते हैं. और F3 और F4 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं क्योंकि हमको दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है. ठीक है. अब फोर्थ करेक्टरिस्टिक. इन वेक्टर प्रोसेसिंग आइडेंटिकल प्रोसेस are repeatedly invoked many times, each of which can be subdivided into subprocesses. In which vector processing successive operands are fed through pipeline segments and require as few buffers and local controls as possible. This parallel vector processing allows the generation of more than two results per clock period. The parallel vector operations are automatically initiated either when successive vector instructions use different functional units and different vector registers, or when successive vector instructions use the result stream from one vector register as operand of another operation using a different functional units. This process is known as chaining. Because of the startup delay in pipeline, a vector processes perform better with longer vectors. ठीक है. जितना बड़ा वेक्टर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी प्रोसेसर की. Vector processing is usually faster and more efficient than scalar processing because it reduces the overhead associated with maintenance of loop control variables. Okay? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वेक्टर प्रोसेस.
अब नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और मेनली ये रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। A commercial computer with a capacity of performing large-scale vector or matrix computations and pipelined floating point arithmetic operation is referred to as supercomputer। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसा कमर्शियल कंप्यूटर इसके अंदर कैपेसिटी होती है लार्ज स्केल वेक्टर को प्रोसेस करने की, या मैट्रिक्स कंप्यूटेशन कर सकता है, और जो एरिथमेटिक ऑपरेशन को पाइपलाइनिंग के थ्रू परफॉर्म करता है, उसको हम सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं। ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स used to perform computations in areas of structural engineering, petroleum exploration, VLSI circuit design, aerodynamics, hydrodynamics, meteorology, nuclear research, tomography, artificial intelligence and so on। ठीक है। बेसिकली जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, हम उसी फील्ड में यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ हमको एक तो फास्ट प्रोसेसिंग करनी है, साथ ही साथ में हमको ऑन टाइम रिजल्ट भी चाहिए होता है, नहीं तो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, उसमें मेरे को क्या चाहिए, जो भी मेरे पास एसोसिएटेड पैरामीटर्स हैं उनकी सबको प्रोसेस करो और मेरे को टाइमली रिजल्ट दो। इसलिए उस एरिया में हम सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। Supercomputers are equipped with multiple functional units, and each unit has its own pipeline configuration. Instruction set of supercomputer consists of data transfer instructions, data processing instructions, and program control instructions of conventional computers। ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट कन्वेंशनल कंप्यूटर्स जैसे ही होते हैं। In addition to this, it consists of special instructions for vector processing and combination of vector and scalar processing। जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन सेट होते थे डेटा ट्रांसफ़र के, ठीक है, फिर डेटा प्रोसेसिंग के और प्रोग्राम कंट्रोल के, वो सारे तो सुपर कंप्यूटर्स में होते ही हैं कन्वेंशनल की तरह। एडिशनल में हमारे पास क्या होता है, वेक्टर डेटा को प्रोसेस कर सके और वेक्टर और स्केलर के कॉम्बिनेशन वाले डेटा को प्रोसेस कर सके, वो एक एडिशनल फीचर्स होता है। The supercomputers are also supported with large memory systems. With such infrastructure, supercomputers encourage the extensive use of parallel processing to achieve very high computational speed। पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है, इसलिए उनकी computational speed काफ़ी फास्ट हो जाती है। The performance of high-speed computers is evaluated in terms of flops, number of floating point operations performed per seconds। ठीक है। हाई स्पीड कंप्यूटर या जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस हम फ्लॉप्स में मेज़र करते हैं। फ्लॉप्स क्या होता है, एक सेकेंड में कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, उसको हम फ्लॉप्स बोलते हैं। अ टिपिकल सुपर कंप्यूटर हैज़ अ बेसिक साइकिल टाइम ऑफ 4 to 20 नैनो सेकेंड। ठीक है। आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स की साइकिल टाइम 40 से 20 नैनो सेकेंड, 4 से लेके 20 नैनो सेकेंड की होती है। जो हम कंप्यूटर्स आज यूज़ करते हैं लैपटॉप, उनमें आप देख रहे होते हैं 3000 मेगा हर्ट्स होती है। ठीक है। इसी का अगर इन्वर्स करेंगे तो वो माइक्रो सेकेंड में जा रहा होगा, जबकि ये तो नैनो सेकेंड्स में होती है, 10⁻9 -9 में जा रहा होता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कितना फास्ट होता है। If the supercomputer can calculate floating point operation through a pipeline cycle, each cycle time it performs 50 to 250 megaflops। एक सेकेंड में मैक्सिमम 250 मेगाफ्लॉप्स कर सकता है, मतलब 250 इंटू 10⁶ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन एक सेकेंड के अंदर वो परफॉर्म कर देगा। तो सुपर कंप्यूटर्स काफ़ी फास्ट होते हैं।